नमस्कार दोस्तों, मैं वैसिंग भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में वर्णमाला को। वर्णमाला है ना, जो अगर हमें हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करना है, ग्रामर को पढ़ना है, तो सबसे पहला जो जरूरी टॉपिक है वो क्या है? वर्णमाला। हमें वर्णमाला की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम संधि को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें वर्णमाला की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला क्या है? तो सबसे पहले हमें उसके लिए टर्म समझना पड़ेगा। एक वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो भाषा होती है वो भाषा को अगर हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक। ठीक है, तीन भाग होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो मौखिक भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है, जो सबसे छोटा पद होता है, उसको हम कहते हैं ध्वनि। ठीक है, क्या कहते हैं? ध्वनि। ये सबसे छोटी इकाई है मौखिक भाषा की, उसको हम कहते हैं ध्वनि। और वहीं जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं, लेखनी की बात करते हैं, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या है? सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है सबसे छोटी इकाई? वर्ण। ठीक है, और ये वर्ण जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। और इन्हीं स्वर और व्यंजन को एक तरीके से, है ना, एक प्रक्रम में या एक सही क्रम में जब हम लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित रूप से लिखने का जो हमारा तरीका है उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक एक करके हम पहले स्वर को पढ़ेंगे और फिर व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करें तो वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता, अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनको हम जब बोलें तो हमारा मुंह जो हो वो बंद ना हो, यानी जो हमारी जीभ है, जो ओंठ है, वो क्या ना हो? बंद ना हो। देखो, वे ध्वनियां जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता, अर्थात बोलते समय जीभ और होंठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं होते, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आप बोल के ट्राई कीजिए। ठीक है, जो भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते समय हमारा जो मुंह है वो क्या होता है? वो बंद नहीं होता, ना ही हमारी जीभ ओंठों से टकराती है। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, उसमें स्वर कितने हैं? हम उसमें स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये 11 स्वर। कितने? 11 स्वर इसमें हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। वैसे तो हमने शुरू से 13 पढ़े हैं। जब हमने स्टार्टिंग पढ़े तो हमने अंग और आहा को भी क्या पढ़ा है? स्वर में पढ़ा है। ये जो अंग और ये आहा होते हैं ये स्वर नहीं होते, ना ही ये स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। इनको वर्णमाला में एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। इनको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में, इनका प्रयोग जो अंग का प्रयोग किया जाता है वो अनुस्वार के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अनुस्वार के रूप में, जिसको हम एक बिंदी जो रखते हैं, जैसे कि लिखा है पंकज। क्या रखा है? पंकज। ठीक है ना, तो ये जो अनुस्वार लगा है पा के ऊपर, इसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। वहीं जब हम विसर्ग की बात करते हैं तो विसर्ग जो है वो क्या है? जो ये हमारा बहुत सारे हम जगह यूज करते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में इसका यूज ज्यादा है, हिंदी में बहुत कम हो गया है। जैसे क्या है ये? हम पढ़ते हैं इसको प्रातः, यानी ये जो विसर्ग है वो किसका उच्चारण दे रहा है? हा का उच्चारण कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हिंदी भाषा में हमारे जनरली कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 13 लिखे रहते हैं, 13 होते हैं, लेकिन ये दो जो हैं ये ना तो स्वर की कैटेगरी में आते हैं और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। इनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं स्वरों को अब हिंदी वर्णमाला में कैसे इनको बांटा गया है, कैसे इनके भेद किए गए हैं, कई आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं स्वरों के भेद। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको क्लासिफाई किया है। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण अवधि यानी बोलने में, अवधि मतलब होता है समय, यानी बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर हमने इनको स्वरों को 3 प्रकार में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? यानी यहां समझ लो कि जिनको बोलने में
एक चुटकी समय लगता है ना, जो हम ये चुटकी बजाते हैं, तो जिनको बोलने में लगभग एक चुटकी समय लगता है वो होते हैं तुम्हारे ह्रस्व स्वर। यानी अगर हम कहें तो इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। कौन से? अ, इ, उ, री। ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो जिनको बोलने में 2 चुटकी समय लगता है, यानी जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से डबल यानी दोगुना समय लगता है, उसको हम कहते हैं कौन से? दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ। क्लियर है? अब इनको ये जो बाकी के हैं ए, ऐ, ओ, औ, इनको ये भी दीर्घ स्वर में आते हैं, वरना इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, संयुक्त स्वर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि जो तुम्हारा ए है वो किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ई। ठीक है ना? तो ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें थर्ड यानी प्लुत स्वर की बात करें, तो प्लुत स्वर कौन सा होता है? प्लुत मतलब जो गायब हो गए, यानी हिंदी में जिनका बहुत ही कम क्या है? बहुत ही कम स्थान रह गया है, ये कहते हैं कि बहुत ही कम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। ये संस्कृत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, जो हम मोस्टली जब योगा करते हैं या पाठ वगैरह होता है हमारे यहाँ पर, तो हम ओम का जो उच्चारण करते हैं, ठीक है, ये वही ओम है, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना? ये प्लुत स्वर है क्योंकि इसको बोलने में इससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ओम। ठीक है ना? क्या है ये टाइम हमें कितना लगा? 2 चुटकी से ज्यादा समय लगा, यानी काफी समय लग रहा है। इनको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना? ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन पर कितनी मात्रा रहती है? एक मात्रा रहती है। ठीक है। इनको ये मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं। तो याद रखना, ह्रस्व का मतलब भी होता है छोटा और लघु का मतलब भी क्या होता है? छोटा। तो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर एक ही बात है। इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि इस पर एक मात्रा होती है, और इनको ही मूल स्वर भी कहा जाता है। वहीं अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो देखो इन पर 2 मात्रा होती है। डबल मात्रा कैसे होती है? क्योंकि ये जो होते हैं वो स्वरों के यानी 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि आ किससे मिलकर बना? अ प्लस आ। ठीक है ना? ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, तब क्या बना? दीर्घ आ बना। ठीक है ना? इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? दूसरा इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर क्यों? जैसे कि ये आ बना, क्या बना? आ बना, तो किससे मिलकर बना? ये मिलकर बना ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, यानी एक ही जाति के स्वरों से मिलकर कौन बना है? ये बना है दीर्घ आ बना है, इसलिए इसको सजातीय स्वर कहते हैं। और जब हम इस संयुक्त स्वरों की बात करते हैं, संयुक्त स्वर भी द्विमात्रिक होते हैं, इन पर भी 2 मात्राएं होती हैं, लेकिन इनको कहते हैं विजातीय। क्यों विजातीय कहते हैं? कि मान लो जैसे ए है, क्या है ये जो ए है ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है अ प्लस ई। ठीक है। तो ये देखो ये अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विजातीय। सजातीय जो एक ही जाति के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एक ही जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं, स्वरों से मिलकर बनते हैं। और विजातीय जो एक जाति के स्वरों से मिलकर ना बने। क्लियर है? और ये जो ओम होता है तुम्हारा, ये कौन सा स्वर होता है? ये त्रिमात्रिक स्वर होता है। कैसा होता है? त्रिमात्रिक स्वर होता है। यानी ये होते हैं एक मात्रिक, ह्रस्व होते हैं एक मात्रिक, दीर्घ होते हैं द्विमात्रिक, और जो तुम्हारा प्लुत स्वर है ओम, ये होता है त्रिमात्रिक। ठीक है। आगे हम बात करें, अगर हम जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद करें, यानी हमारी जीभ से जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ के किस भाग से ध्वनि निकलती है, यानी हम कहां से हमारी ध्वनि निकलती है, उस आधार पर स्वरों के अगर हम भेद करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। यानी जब इनको हम बोलने में अग्र स्वर, अग्र हम जानते हैं यानी जीभ के हमारे 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र यानी आगे वाला हिस्सा, मध्य यानी बीच वाला हिस्सा, और पश्च यानी पीछे वाला हिस्सा। ठीक है। तो जब हम इन स्वरों को बोलें, कौन से अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर तुम्हारे होते हैं ये ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ए, ये दोनों ही दीर्घ होते हैं, ए, ऐ और री। जब हम इनको बोलते हैं तो बोल के देखो, तब हमारी आगे वाली जीभ जो है वो उठती है, ई। बोल के देखोगे तभी ट्राई होगा। ये जो वर्णमाला है ये सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे प्रैक्टिस पर, यानी जब हम उसको बोलकर समझेंगे एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? इनको बोल के देखो, जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो आगे जीभ का जो अगला हिस्सा है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? वही हम बात करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर ये होते हैं तुम्हारे उ यानी ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ और आ, है ना? दीर्घ आ। ठीक है ना? जब इनको बोलते हैं तो हमारी पश्च जीभ यानी जो पीछे का हिस्सा होता है जीभ का, वो एक्शन करता है, रिएक्ट करता है। और मध्य स्वर जो होता है वो तुम्हारा होता है सिर्फ
कौन सा, ह्रस्व आ होता है, क्योंकि जब सिर्फ इसी को बोलते हैं, ह्रस्व आ को बोलते हैं, तब जो हमारी जीभ आती है वो मध्य हिस्सा जो होता है जीभ का वो एक्शन में आता है, ठीक है ना। और भी स्वरों के भेद हैं, उनको भी हम देखते हैं। हम देखते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी जब हम स्वरों को बोलते हैं तो उसमें हमारे ओठों की स्थिति क्या होती है, उसके आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वृत्ताकार, दूसरा बांटा गया है अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कह सकते हैं गोलाकार, यानी जब हम इन स्वरों को बोलें तो हमारे जो होठ हैं वो कैसे हो जाएं, वो गोलाकार स्थिति में आ जाएं। कैसे, जैसे ऊ, हम क्या बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं तो हमारे होठ कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं ना। यहाँ पर कैसा कैसा बन रहा है, वृत्ताकार, एक वृत्त जैसा बन रहा है, सर्कल जैसा बन रहा है, ठीक है ना। बोल के देखो इनको, ऊ ऊ ओ औ, ठीक है ना। दूसरा अवृत्ताकार, यानी जिन पर सर्कल नहीं बने, यानी जिनको बोलने पर हमारे जो होठों की स्थिति है वो कैसी हो, अवृत्ताकार हो, वृत्ताकार ना हो। कैसे, बोलो इनको, अ आ ई री ए ऐ, ठीक है ना, नहीं बन रहा ना। तो ये हमारे हुए ओष्ठों की स्थिति के आधार पर दो टाइप के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। दो हमने पहले पढ़ लिए हैं, दो ये हैं, कौन से, मुखाकृति के आधार पर स्वरों, हमारे मुख की आकृति क्या होती है, इसकी आकृति, मुख की आकृति क्या होती है, तो इसको हमने चार भागों में बांटा है, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत, ठीक है। तो पहले विवृत और अर्धविवृत देख लो। विवृत क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने पर हमारा पूरा मुंह खुलता है, उसको हम बोलते हैं विवृत, है ना। विवृत का मतलब ही होता है खुलना। क्या मतलब होता है, खुलना। तो विवृत यानी जिसको बोलने पर हमारा पूरा मुंह खुलता है। बोलो इसको, आ, जब हम बोलते हैं आ, देखो पूरा मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, ठीक है। तो इसको बोलने पर जब हमारा पूरा मुंह खुलता है उसको हम कहते हैं विवृत स्वर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अर्धविवृत, यानी जिनको बोलने पर हमारा मुख कैसा खुलता है, आधा खुलता है, अर्धविवृत, आधा खुलना, ठीक है ना। मुखाकृति के आधार पर बात हो रही, तो मुंह, जब हमारा मुंह आधा खुलता है तो उनको कहते हैं अर्धविवृत। इनको पढ़ो, बोलो इनको, अ ए औ, अ ए औ, हमारा मुंह आधा खुल रहा है, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे अर्धविवृत। ऐसे ही होते हैं समृद्ध और अर्धसमृद्ध। समृद्ध क्या होते हैं, जिस पर हमारा पूरा मुख लगभग बंद रहता है, पूरा तो बंद नहीं रहता लेकिन लगभग बंद रहता है। पढ़ो इन्हें, ई उ री, ई उ री, देखो हमारा मुख लगभग बंद है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं समृद्ध। और जिनको बोलने पर हमारा मुख आधा बंद रहता है, कैसा रहता है, आधा बंद रहता है, ऐसा लगता है कि हमारा मुंह आधा बंद है, उसको हम बोलते हैं अर्धसमृद्ध। ए ओ, क्लियर है। तो ये हमने स्वरों को पढ़ लिया, ठीक है ना। तो वर्णमाला पर जो हमारी क्लास चल रही है उसमें आज का टॉपिक जो था वो हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने स्वरों के पूरे भेद पढ़ लिए। इसमें अब आगे व्यंजन को पढ़ना है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहीं रोकते हैं। तो स्वर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच।